नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे। कल हमारा टॉपिक हो गया था, इससे पहले भारत के राष्ट्रपति, और उससे पहले हमारी संसद टॉपिक हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय का शुरू करने से पहले, हमारा इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक प्रश्न है कि भारत में न्यायपालिका का जन्म कब होता है। आपको पर्टिकुलर सन बताना है कि किस सन में हुआ था। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। भारत की सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट भारत की, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें, भारत का शासन प्रणाली न्यायपालिका तीसरा आधार स्तंभ है। यानी भारतीय जो शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ अगर पूछे तो न्यायपालिका है, क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका गलत हो सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका संविधान की हमेशा रक्षा करती है, इसीलिए इसे आधार स्तंभ कहा जाता है तीसरा। एकीकृत न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल सही बात है। यानी न्यायपालिका एक ही है और स्वतंत्र है पूर्ण रूप से, उसका किसी पर कोई भी दबाव नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो न्यायपालिका है उसका संविधान में उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है संविधान के भाग 5 में उल्लेख मिलता है, और आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद नंबर 124 से 147 के मध्य इस सर्वोच्च न्यायालय का हमें उल्लेख मिलता है। तो इसके बारे में हम अनुच्छेद के तहत हम बात करते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या है। उससे पहले हम बात करते हैं इसका ढांचा कैसा है। तो हमारा जो भारत का जो न्यायपालिका का ढांचा है वो पिरामिड के आकार का है। सबसे टॉप पर है हमारे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, और जो कि सर्वोच्च न्यायालय वो पूरे भारत में एक ही है, नई दिल्ली में है। हाई कोर्ट भारत में 25 है, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, हाई कोर्ट भारत में 25 है, यानी उच्च न्यायालय 25 है। उसके बाद आता है जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय, हर जिले में एक होता है जी। उसके बाद है जी मुंसिफ न्यायालय, यानी जिले में कई हो सकते हैं, यानी ये कस्बों में होते हैं। इस तरीके से न्याय पंचायत, ये गांव में एक होती है, वो छोटे स्तर की होती है। तो ये पिरामिड के आकार का ढांचा है जिसको अपने देखना है, हमारे न्यायपालिका का ढांचा है इस तरीके से। देखिए जी, जो ये आपको मैटर करवाया जा रहा है ये बिल्कुल करंट का है, अपडेट है। आप किसी बुक में से पढ़ोगे तो उसमें मैटर पुराना होता है, इसीलिए मैंने ये खुद के स्वतः के हस्तलिखित नोट्स है उसमें से मैंने ये मैटर करवाया है आपको। तो बिल्कुल करंट का है जी, आप साथ साथ में नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक व शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम बात करते हैं भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके आर्टिकल की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन, यानी इसके गठन के बारे में अगर कोई बताता है तो अनुच्छेद 124 बताता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 124(1), यानी मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित 8 न्यायाधीश थे। यानी जब ये सुप्रीम कोर्ट बना था तब मुख्य न्यायाधीश सहित 8 न्यायाधीश थे। 124(1) में ये बात थी। अब नोट लगा के मैंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन, सेवा शर्त निश्चित करने का अधिकार किसके पास होता है, वो संसद के पास होता है जी। यानी अगर न्यायाधीशों, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार निश्चित करना, यानी किस क्षेत्र तक वो अपना न्याय निर्णय दे सकती है वो वाला, और न्यायाधीशों का वेतन कितना होगा, सेवा शर्तें, उन्हें वेतन भत्ते कितने मिलेंगे, इसका निर्धारण कौन करता है, वो संसद करेगी जी। तो ये सारा काम किसका है, ये सारा काम संसद का है, यानी भारत की संसद का है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 124 में ये बात कही है। उसके बाद 1956 में 8 न्यायाधीश से बढ़ाकर 11 न्यायाधीश कर दिए गए थे। उसके बाद 2008 में इसे बढ़ाकर 31 न्यायाधीश कर दिए, यानी 31 न्यायाधीश कर दिए। नोट, अब मैंने लिखा है वर्तमान में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ही है, अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसके बाद भारत में अपील नहीं की जा सकती। अंतिम अपीलीय न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय यही है, उच्चतम न्यायालय है। तो कुल न्यायाधीशों की वर्तमान में संख्या कितनी है, तो वर्तमान में संख्या 31 है। कई बुकें अलग अलग लिखती हैं लेकिन वर्तमान में 31 है जी।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अनुच्छेद नंबर 124(2) क्या कहता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होगी। तो नियुक्ति के बारे में उल्लेख मिलता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन था, तो उसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 124(2). अब है जी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जी, और करता किसी, राष्ट्रपति कोलेजियम की सिफारिश पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। अब यहाँ शब्द आ गया कोलेजियम। तो कोलेजियम क्या होता है, कोलेजियम के अंदर होता है एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा और सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। इनकी एक कमेटी बनेगी जिसे कोलेजियम कहा जाता है। वो नाम भेज देंगे राष्ट्रपति के पास, संसद में नाम भेज देंगे, संसद उस पर अनुमोदन कर राष्ट्रपति को भेज देंगे और राष्ट्रपति बाद में उनकी नियुक्ति कर देगा। तो नियुक्ति अनुच्छेद 124(2) के तहत जो होती है न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अगर वीडियो आगे जा रही हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो और साथ साथ में भी नोट कर सकते हो। ये जो मैटर है वो बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको परीक्षा में इसका निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति। अब मैंने कुछ बातें लिखी है, उसके थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने नोट लगा के लिखा है, राष्ट्रपति कोलेजियम की सिफारिश मानने के लिए बाध्य है। बिल्कुल देखिए, अगर आप पटवार का पेपर दे रहे हो तो 4-4 लाइनों का आपका प्रश्न आएगा और वहाँ भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कथन कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आप रीट का एग्जाम भी दे रहे हो तो उसमें भी इस तरीके के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। आजकल पेपर स्तरीय बनता है, निम्न स्तर का पेपर नहीं आता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जिसमें ये बात लिखा है कि एक लाइन लिखी होगी, राष्ट्रपति कोलेजियम की सिफारिश मानने के लिए बाध्य है। क्या बात ये सत्य है या असत्य है? बिल्कुल सत्य है, जो सिफारिश है उसके मानने के लिए बाध्य है। अब हम बात करेंगे, अगला मैंने नोट लगा के लिखा है, कोलेजियम का मूल संविधान में नहीं था। बिल्कुल नहीं था जी, जो मूल संविधान था उसमें कोलेजियम नहीं था। कोलेजियम 1990 के तहत सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभ किया गया था। ये जो एक कमेटी बनाई गई, इससे पहले मूल संविधान में नहीं थी, ये बाद में आई हुई है जी। अगर हम बात करें, मैंने नोट लगा के आगे लिखा है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त करता है, परंतु कभी कभी इन्हें इस परंपरा को टूटते हुए भी देखा है और कई जगह पर उस जिसको जो वरिष्ठ होता है उसकी जगह पर अन्य को भी नियुक्त किया हुआ देखा है। तो अब उनके बारे में बात करेंगे कि ये वरिष्ठता का नियम कब कब टूटा है, उनके बारे में बात करेंगे। तो आगे चलते हैं अपने, देखते हैं कि अनुच्छेद जो 124(3) क्या कहता है। अनुच्छेद 124(3) कहता है न्यायाधीशों की योग्यताएं। देखिए, कोई भी अगर पोस्ट पर किसी भी पद पर जाता है तो उसकी योग्यताएं होती हैं, तो उन योग्यताओं के बारे में हमें पता होना चाहिए कि न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती है। सबसे बड़ी बात, वह भारत का नागरिक होना चाहिए जी, वह एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। एक बात तो ये है जी कि वो किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक कार्य कर चुका हो न्यायाधीश के रूप में जी, 5 वर्ष उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में जी। आगे हम बात करते हैं, अगली हमारी योग्यता है कि वह एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो यानी वकील रह चुका हो। उसके बाद राष्ट्रपति की राय में एक प्रांगत विधिवेत्ता हो, यानी राष्ट्रपति को लगे कि इसे विधि यानी कानून का जानकार है, अच्छा ज्ञाता है, तो उसे भी कर सकते हैं। तो ये बातें हैं, इनकी योग्यताएं हैं। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 124(6), इसमें शपथ है जी। अब शपथ के बारे में अगर देखें, मैंने नोट लगा के लिखा है, मैंने प्रयास किया है जो प्रैक्टिकल में होता है वो भी और जो संविधान में लिखा हुआ है वो दोनों बातों को मिला के लिखा है जी। तो देख लेते हैं अपने, मैंने नोट लगा के लिखा है जी, व्यवहार में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की ओर से व्यवहार में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को और मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है जी। वैसे नियम तो ये है कि राष्ट्रपति सभी को शपथ दिलाता है, लेकिन राष्ट्रपति सभी को शपथ नहीं दिलाता है। व्यवहार में क्या होता है, राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ दिला देता है और उसके बाद में जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो अन्य को शपथ दिला देता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। संविधान के प्रति, और ये शपथ किस चीज़ की लेते हैं, संविधान के प्रति निष्ठा और कर्तव्य पालन की शपथ लेते हैं। तो ये संविधान के प्रति निष्ठा व कर्तव्य पालन की शपथ लेते हैं
इस बात का ध्यान रखना। अब आपसे एक प्रश्न है कि वह कौन सा व्यक्ति है जो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है? आपने बताना है जी, कमेंट करके जरूर बताना है कि वो जो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है उसके बारे में आपको बताना है। और कल का जो आपका आंसर था कि छपनिया काल कौन से ईस्वी में था, तो वो 1899 ईस्वी में था और विक्रमी संवत 1956 था, इसीलिए उसे छपनिया काल कहा जाता है। लेकिन ईस्वी पूछी जाती है 1899। कुछ स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया था, सही दिया था जी, लगभग सभी ने। तो आगे हम बात करते हैं इनके वेतन के बारे में। तो ये जो वेतन है बिल्कुल करंट का है जी, वर्तमान समय का। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे वेतन कितना मिलता है? 2,80,000 रुपये। ये नोट कर लेना जी, बड़ी मुश्किल से मिलता है ये, किसी भी आंकड़ा जी पता नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें कितना मिलता है? 2,50,000 रुपये जी। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, पॉइंट है, उनको भी ध्यान में रखना जी। इसके बाद हम बात करें इनके सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, यानी रिटायरमेंट की आयु कितनी है, तो सेवानिवृत्ति की आयु है इनके 65 वर्ष। इसके बाद त्याग पत्र किसे देते हैं? नोट, अनुच्छेद 124(4) क्या कहता है? राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, यानी अपने हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को देते हैं। किसी भी न्यायाधीश को अनुच्छेद 124(4) के तहत हटाया भी जा सकता है पद से। नोट, हटाने के लिए एक आधार होता है। किस लिए हटाया जाएगा? अगर वो कदाचार का दोषी पाया जाता है, असमर्थता का दोषी पाया जाता है, यानी उसे पैरालाइज वगैरह यानी लकवा वगैरह हो जाए तो भी, या बीमार वगैरह हो जाए तो भी उसे हटाया जा सकता है। कदाचार यानी कदाचार को कहते हैं जैसे भ्रष्टाचार कर ले, तो उसके लिए भी हटाया जा सकता है। लेकिन प्रक्रिया बहुत कठिन है किसी भी न्यायाधीश को हटाने की। आगे हम बात करते हैं, मैंने नोट लगा के लिखा है, किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव संसद में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में लाते हैं तो 100 सदस्यीय प्रस्ताव लाना आवश्यक है। अगर राज्यसभा में लाते हैं तो 50 सदस्यीय प्रस्ताव लाना आवश्यक है जी। तो ये है जी प्रस्ताव लाना। हाल ही में पिछले वर्ष ही रंजन गोगोई अपने ये हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे गोगोई जी, उनके खिलाफ आया था राज्यसभा में। लगभग 70 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे राज्यसभा में, तो लेकिन वो बाद में उसे जो राज्यसभा का सभापति थे उन्होंने अपने प्रभाव से समाप्त कर दिया था। तो आगे हम बात करेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है, नोट लगा के मैंने लगा, जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन का अध्यक्ष सभापति एक 3 सदस्यीय समिति यानी जांच समिति गठित करता है, जिसे 2 व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे और 1 सदस्य कानून का जानकार होता है। और बाद में 2/3 सदस्य अगर विशेष बहुमत से पारित करना जरूरी है, जिस सदन में भी आएगा। और इसके कितना आएगा, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ कि जिस सदन में लाया जाना है उस सदन का अध्यक्ष या सभापति 3 सदस्यीय समिति की जांच समिति गठित करेगा, जिसमें 2 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे और 1 अन्य कानून का जानकार होगा, और 2/3 सदस्य विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है। आगे हम बात करते हैं, यानी प्रक्रिया थोड़ी सी काफ़ी कठिन है। इसके बाद हम बात करें कि नोट, आरोपित न्यायाधीश को पैरवी करने के लिए का भी अधिकार है, यानी वो अपना वकील रख सकता है या खुद भी स्पष्टीकरण दे सकता है जी। आज तक किन किन के खिलाफ आ चुका है उनके बारे में देख लेते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए जी, 1992 में आया था, पी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, उनके खिलाफ आया था। 2010 में पी.डी. दिनाकरण के तहत कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, उनके खिलाफ आया था। 2011 में सौमित्र सेन के खिलाफ आया था, वो कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। और उसके बाद 2019 में रंजन गोगोई पे आया था, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, रंजन गोगोई के खिलाफ आया था। और इसके बाद है जी न्याय अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों को वेतन, वो मैंने बता दिया। चीफ जस्टिस को 2,80,000 रुपये, अदर जस्टिस है जो जज है उन्हें कितना मिलता है? 2,50,000 रुपये। ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उन्हें मिलता है जी, ये जो इनका वेतन है जी। इसके बाद अगर बात करें, इन्हें जो वेतन दिया जाता है वो किस निधि से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और न्यायाधीशों के वेतन केवल 360 जब वित्तीय आपातकाल लगा हो
तब ही घटाया जा सकता है, अर्थात वित्तीय आपातकाल की स्थिति में ही परिस्थितियों में इनका वेतन कम किया जा सकता है, अन्य किसी भी परिस्थिति में इनका वेतन कम नहीं किया जा सकता। इस बात का विशेष ध्यान रखना जी। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 126। अनुच्छेद नंबर 126 क्या कहता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब कार्यकारी व मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तो अगर हम बात करें, उच्चतम न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए या मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति या किसी अन्य कारणों से कर्तव्यों के पालन में असमर्थ हो या अन्य न्यायाधीशों में किसी भी न्यायाधीश को राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। नोट, राष्ट्रपति को इस संबंध में किसी से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। कार्यकारी होता है कुछ समय के लिए जिसे मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दे। तो वो प्रावधान हमें कौन से अनुच्छेद में मिलता है? वो मिलता है हमें अनुच्छेद नंबर 126 में। देखिए जी, ये इस बात का ध्यान रखिए, अगर किसी कारणवश वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता है, असमर्थ हो जाता है, या राष्ट्रपति को लगता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति को किसी से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कॉलेजियम वगैरह की, तो वो भी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कर सकते हैं जी, अगर उन्हें आवश्यकता लगती हो तो। अब अनुच्छेद नंबर 127 बहुत बार पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब तदर्थ न्यायाधीश कौन से होते हैं? जिन्हें कुछ समय के लिए लाया जाता है, यानी अपने से अधीनस्थ न्यायालयों में से उठा के और सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है, यानी उन्हें कार्यभार अधिक बढ़ जाए तो उसी कार्यभार को संभालने के लिए हाई कोर्ट हो गया, वहाँ से अन्य न्यायाधीशों को बुला लिया जाता है इसे कार्य संपूर्ण करने के लिए। तो आज हम देखते हैं इसके बारे में। हम बात करते हैं मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट की गणपूर्ति करने के लिए भी की जाती है, यानी गणपूर्ति पूरी करने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकती है। अब मैंने नोट लगा के लिखा, तदर्थ न्यायाधीशों केवल सुप्रीम कोर्ट में ही नियुक्त होते हैं, हाई कोर्ट में नहीं होते हैं। इस बात का ध्यान रखना जी, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। अब ये लिया कहाँ से गया है तदर्थ न्यायाधीश? यह हमने परंपरा फ्रांस से ली गई है, अर्थात वहाँ से प्रेरित है, यानी फ्रांस से प्रेरित है। किसी भी बुक में, अधिकतर बुकों में आपको नहीं मिलेगा ये चीज़ कि ये कहाँ से ली गई, तो ये हमने फ्रांस से ली है। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना जी। आगे हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। तो एक सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में अनुच्छेद 127 में अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट की सभी कार्रवाइयाँ वहाँ रिकॉर्ड के तौर पे रखी जाती है अभिलेख की तरह, यानी जब कभी भी जरूरत पड़े तो वो अपने दिए हुए फैसलों को देख सकें और उनके द्वारा, यानी आगे भी अगर कोई निर्णय देना हो तो उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो वो कार्य होता है अभिलेख न्यायालय का, जो अनुच्छेद नंबर 127 में है। इसके बाद अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 131 क्या कहता है? प्रारंभिक अधिकारिता, यानी प्रारंभिक अधिकारिता किसमें है? वो निर्णय केवल सुप्रीम कोर्ट में ही लिए जाएंगे, यानी प्रारंभिक अधिकारिता, यानी सबसे पहल किस में होती है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव का विवाद होगा केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में, केंद्र राज्य का अगर विवाद हो जाएगा तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा नहीं है हाई कोर्ट में हो जाएगा। दो या दो से अधिक राज्यों का अगर विवाद हो जाए तो भी सुप्रीम कोर्ट में, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में नदी जल विवाद हो जाए तो भी सुप्रीम कोर्ट में होगा। ये उसकी प्रारंभिक अधिकारिता है। इसके बाद में अगर बात करें अनुच्छेद 132 के तहत अपील या न्यायालय अधिकारिता, हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट से अनुमति लेकर सुप्रीम कोर्ट में ही अपील कर सकते हैं। यानी अगर अनुच्छेद 132 के तहत हाईकोर्ट कोई फैसला दे देता है तो हाईकोर्ट की परमिशन लेकर हम हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपीलीय न्यायालय है भारत के अंदर, इस बात का ध्यान रखना जी। अगर पूछे भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है तो सुप्रीम कोर्ट, हिंदी में उच्चतम न्यायालय। इसके बाद अगर बात करें आगे हम अनुच्छेद नंबर 143 परामर्शदात्री अधिकारिता, यानी परामर्श देने का जो अधिकारिता किसकी है वो देखिए जी। राष्ट्रपति के समक्ष यदि कोई समस्या पैदा हो जाए तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु बाध्य नहीं है।
यानी ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता, वो राष्ट्रपति की मर्जी पे डिपेंड करता है। एक बात का ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए भी बाध्य नहीं है, वो चाहे तो दे सकता है चाहे तो नहीं दे सकता, लेकिन एक कंडीशन है, नोट लगा के 1950 से पहले के विधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने के लिए बाध्य है, यानी कानून से संबंधित अगर कोई बात है तो उसके लिए उसे परामर्श देने के लिए बाध्य है। उसके बाद मूल अधिकारों का रक्षक अनुच्छेद 32, जिसमें संविधान बताया गया कि संवैधानिक उपचारों के संबंध में था, अनुच्छेद 32। इसके बाद संविधान की रक्षा करना, कानूनों की व्याख्या करना, ये सारा का सारा कार्य किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का होता है जी। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद नंबर 137, न्यायिक पुनरावलोकन आभास होता है 137 में। न्यायिक पुनरावलोकन हमने अमेरिका से लिया हुआ माना, लेकिन अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन अलग है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन अलग है। अनुच्छेद 137 के तहत कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देता है तो उसको सव्य के फैसले को बदलने के लिए, यानी सव्य के पुनरावलोकन करने के लिए ये बात कही गई है जी। तो इसमें न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से तात्पर्य है कानूनों को संवैधानिक परीक्षण की शक्ति। इसके तहत अपने पूर्व निर्णयों को परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान इसकी सर्वोच्चता की रक्षा करते हेतु यह व्यवस्था की गई है, यानी संविधान को बचाने के लिए यह न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट से संबंधित इसकी शक्तियां थी। अब इसके बाद कुछ अन्य शक्तियां हैं, उनके बारे में भी अपने चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 135 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक संघीय न्यायालय द्वारा प्रयोगत्व शक्तियों और अधिकारिता के प्रयोग करने के लिए शक्ति दी गई है। देखिए जी, अनुच्छेद 135 कहा गया है कि संघीय न्यायालयों द्वारा प्रयोगत्व शक्तियां, यानी वह प्रयोग करके भी देख सकते हैं किसी संदर्भ में और उसके बाद में अपने निर्णय को भी बदल सकते हैं। अनुच्छेद 133 क्या कहता है? सिविल मामलों में अपील ये होगा, यानी जो सिविल मामले होंगे उनमें अपील की जा सकती है। अनुच्छेद नंबर 134, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये अनुच्छेद नंबर 133 में सिविल मामलों की अपील है और अनुच्छेद 134 में आपराधिक मामलों की अपील है। इस बात का ध्यान रखना जी। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद नंबर 138 के तहत सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है, यानी अपनी अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में भी ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होगी जो संसद की विधि द्वारा उसे प्रदान करे, यानी जो अधिकारिता का फैसला तो संसद ही करेगी, लेकिन उन पर निर्णय देने का हक किसका? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट का। और ये बात अनुच्छेद 138 में कही गई है। इसके बाद अनुच्छेद 139 में कहा गया है कि सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति की वृद्धि के बारे में लेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि अपनी जो शक्ति है उसमें रिट जारी करने की शक्ति वृद्धि करना चाहे तो वो अनुच्छेद 139 के तहत कर सकते हैं जी। आगे हम बात करेंगे जो हमारे मुख्य प्रश्न है। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट टॉपिक पूरा होता है, जिसके बारे में अपने बात की। अब इसके प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये आप पूरा का पूरा जो मैटर है इसे नोट कर लेना, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ से आप इसे पोस्ट करके भी नोट कर सकते हो। आगे का हम जो इसके प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये किस किस तरीके के प्रश्न उत्तर आए हैं आज तक, प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षा में देखे गए हैं। तो ये अनुच्छेद हैं, इन्हें देख लेना ढंग से। अगर आप बात करें कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीशों 30 है जी, 30 + 1 यानी 31 न्यायाधीश है। ये पटवार 2011 में आया हुआ प्रश्न है जी। इसके बाद अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जी? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कल ही बात की है जी, पटवार भर्ती में आया हुआ है जी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी आयु है जी? 65 वर्ष के बाद में वो रिटायर हो जाते हैं जी। ये भी SSC 2011 में आया हुआ है। इसके बाद अगर बात करें भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह कौन होता है जी? भारत का मुख्य न्यायाधीश। यानी अगर राष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाए, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाए, तो उसके स्थान पर कौन बैठेगा? तो वो भारत का मुख्य न्यायाधीश बैठेगा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी बैठे थे। 2nd ग्रेड टीचर उर्दू के परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है जी ये बड़ा। इसके बाद अगर हम बात करें
उच्च न्यायालयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है जी? बिल्कुल राष्ट्रपति करता है। ये टीचर सेकंड ग्रेड मैथ एग्जाम 2010 में आया हुआ है जी। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आधारित होता है? ये भारत की संचित नीति, यानी इन्हें वेतन किस निधि से दिया जाता है जी? संचित निधि से दिया जाता है, वो भी भारत की संचित निधि। RRB स्टेनोग्राफर 2008 में आया हुआ है जी। इसके बाद अगर हम बात करें कि जब भारत में न्यायिक पद्धति लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया था, तब भारत में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उस समय PN भगवती थी। देखिए जी, PIL के जनक पूछे तो PN भगवती करके आ जाना। ये RS प्री 2007 में आया हुआ है। देखिए जी, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है जी। इसके बाद हम अगर बात करें, अगला हमारा प्रश्न रहेगा जी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत में राष्ट्रपति द्वारा किस प्रस्ताव के आधार पर हटाए जा सकते हैं? किस प्रस्ताव है? संसद में महाभियोग प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। CJPCSC 2003 के तहत है। देखिए ये महाभियोग प्रस्ताव द्वारा, ये लिखा हुआ है लेकिन गलत है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, महाभियोग केवल और केवल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर ही आता है जी। इसके बाद रहेगा जी, भारत के संविधान में किस भाग में संघीय न्यायपालिका के बारे में उल्लेख मिलता है जी? मैंने बताया था भाग 5 में मिलता है। RRB GG 2003 के तहत परीक्षा में आया हुआ है जी। इसके बाद अगर हम बात करें, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का अगर विवाद हो जाए तो किसको प्रस्तुत किया जाएगा? जो भारत का उच्चतम न्यायालय है वहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा। ये भी SSC की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है जी। इसके बाद हमारे अंतिम प्रश्न है जो, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए जी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कम से कम कितने वर्ष के उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, यानी अधिवक्ता होना चाहिए? 10 वर्ष तक होना चाहिए जी। CGPSC प्री 2007 में परीक्षा में आया हुआ है जी, 2005 में। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्निरीक्षण का कार्य का क्या अर्थ है? कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनर्निरीक्षण करना, यानी पुनरावलोकन करना, यही उसके बारे में। ये भी SSC 2005 में आया हुआ है जी। इसके बाद जी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार कौन से आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? केवल और केवल जो मुख्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, जो रिटायर हैं, वो ही सेवानिवृत्त हैं, वही यहाँ के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। ये IAS 2004 में आया हुआ प्रश्न है जी, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। तो ये आज के प्रश्न थे जी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक व शेयर ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।